हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें की थी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर चर्चा की थी, जिसमें एक मिस प्रिंट था, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। डेटा मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी PDF में आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा सा नंबरिंग का 1000 का उसको आप सही कर लेना है ना। उच्चतम न्यायालय की बात हमने यहाँ पर करनी है। देखिए टैगलाइन क्या है। जब हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, इसकी टैगलाइन क्या है, तो आप कहेंगे यतो धर्मस्थितो जय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की बात जब हम करते हैं तो आप सब जानते हैं कि देखिए 1773 का जो विनियमन अधिनियम स्थापित किया गया था, कहाँ पर, तो आप कहेंगे फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है साहब। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत न्यायालय की एकल प्रणाली क्या है, स्थापित की गई। और अगर हम बात करें कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, भाग 5 में है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक मिलता है। कब अस्तित्व में आया, तो देखिए वैसे तो 26 जनवरी को ही आ गया था, लेकिन फिर भी इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। संरचना की बात करेंगे, वर्तमान में देखिए कितना है, तो ये आपके 2019 में कितना कर दिया गया जी, तो आपको ध्यान रखना है 1+33 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए अगर यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है ना, न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो ये अधिकार किसके पास होगा, तो आप कहेंगे ये अधिकार होता है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास। और यही बात अगर हम हाई कोर्ट की कर रहे होते तब वहां पर किसको अधिकार होता, राष्ट्रपति को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मूल रूप से मतलब आपसे पूछे कि जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया तब वहां पर सदस्य संख्या कितनी थी, 1+7 थी। और 2019 की बात करेंगे 33, मतलब एक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश +33, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 34 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा भाई। नियुक्ति की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे कि देखिए नियुक्ति की जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, तो राष्ट्रपति खुद से नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपना कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके आधार पर, तो आपने कॉलेजियम सिस्टम का नाम सुना होगा, किसके आधार पर, ये देखिए ये आपका होता है कॉलेजियम व्यवस्था। अगर आपको याद हो तो प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला, तृतीय न्यायाधीश मामला, फिर 2015 में आपके आता है NJC का गठन किया जाता है, और फिर अक्टूबर जो है 2015 में NJC को समाप्त कर दिया जाता है। और फिर ये प्रावधान किया जाता है कि नहीं भाई, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ही की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, मतलब, और नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों की करता है, मतलब राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ध्यान रखिएगा परामर्श के बाद, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है परामर्श किससे करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश। और हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आपका और भी इजी हो जाएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो। आपने कहा मैडम देखिए अगर आपसे पूछे किसके आधार पर करता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, और ये आपके कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कॉलेजियम व्यवस्था का जो उद्गम है, उद्गम या मैं कहूँ कि सृजन, तो ये आपके हुआ था कौन सा, तो जब हमारा दूसरा न्यायाधीश मामला यहाँ पर आया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात आती है कि देखिए उस समय यहाँ पर यह प्रावधान किया गया था कि कितने सदस्य होंगे, 1+2, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर आपका जो तृतीय न्यायाधीश मामला आता है तीसरा, उसमें मामला कर दिया जाता है कि कितने होंगे, 1+4, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति। हालांकि हाई कोर्ट में जो है क्या है, अलग होते हैं, है ना, मतलब एक ही कॉलेजियम व्यवस्था में एक आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और एक संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है ना, उससे परामर्श करके किया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की करनी है, अन्य न्यायाधीश की करेंगे तो फिर मुख्य न्यायाधीश शामिल हो जाएगा। इतना वहाँ हाई कोर्ट में मत जाइए, अभी बस आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर करता है। कॉलेजियम का उद्भव ये दूसरे न्यायाधीश में निकल के होता है, और तीसरा न्यायाधीश मामले में सदस्य संख्या में वृद्धि यहाँ पर कर दी जाती है। आगे देखिए नियुक्ति से संबंधित मामलों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नियुक्ति से संबंधित बात करेंगे। पहला न्यायाधीश मामला आता है, तो यहाँ पर ये जो परामर्श है इसको लेकर ही मुद्दा उठा था कि देखिए जो परामर्श शब्द का मतलब क्या है कि सहमति है या नहीं है। तो जो पहला न्यायाधीश मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया यहाँ पर परामर्श का मतलब सहमति तो नहीं होगा, बल्कि
जो विचार है उनका आदान प्रदान है कि भाई उसने क्या है मतलब परामर्श दिया, माने या नहीं माने उसके ऊपर है। फिर दूसरा आता है 1993 में, और इस परामर्श का मतलब उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन चेंज किया और कहा कि नहीं भैया, परामर्श का मतलब सहमति माना जाएगा। तो नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी होगी, और इन्होंने कहा कि भैया एक सीजीआई हो जाएगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ऐसा एक सिस्टम कर दिया जाए, तो यहीं से निकल के आता है कॉलेजियम सिस्टम। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला आता है, इसमें कहते हैं कि देखिए बहुमत का परामर्श, इसका मतलब अन्य न्यायाधीशों की राय भी शामिल है। तो यहाँ पर कितना कर दिया गया, यहाँ पर सदस्य संख्या 1+4 कर दी गई। फिर कॉलेजियम में मतलब वही 4 हो गए। फिर 99वां संविधान संशोधन के द्वारा NJAC कॉलेजियम प्रणाली में बदल दिया जाता है, मतलब ये आ जाता है कॉलेजियम प्रणाली चेंज हो जाती है। फिर चौथा न्यायाधीश मामला आता है, जिसके तहत यहाँ पर ये आपका होता है JS खैर, नहीं लिखा हुआ था तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है JS खैर, ये अपने जो है JS खैर होते हैं, इनकी संवैधानिक पीठ ने यहाँ पर डिसीजन दिया और उसके तहत जो NJAC हुआ करता था उसको समाप्त किया और कहा कि भैया फिर से हम यही कहेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बात है अक्टूबर 2015 की, जब NJAC को असंवैधानिक यहाँ पर घोषित किया जाता है। योग्यताएं क्या होंगी भैया, भारत का नागरिक होगा, 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता। हाई कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर दोनों में 10-10 है, यहाँ पर 5 वर्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर कहीं एडवोकेट रहा हो 10 साल तक, या फिर राष्ट्रपति की राय में न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठित हो। ये हाई कोर्ट में क्या है, इसका प्रावधान नहीं है। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर इसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। इसका कहाँ पर उल्लेख मिलता है, संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची में उल्लेखित होता है, कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इस संबंध में 3 प्रावधान हैं। 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहे, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दे दे, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या है, हटाया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, जब नियुक्ति की जाती है कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, संविधान में वर्णित आधार पर ही हटाया जा सकता है, तो कार्यकाल को भी सुरक्षा है। निश्चित सेवा शर्तें हैं जो कि संसद के द्वारा निर्धारित है। संचित निधि से व्यय वेतन दिया जाता है, अवमानना पर दंड देने की शक्ति है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है, न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती, स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही निष्कासन कैसे होगा भाई, कदाचार और क्या है, अक्षमता के आधार पर। महाभियोग, देखो वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का उल्लेख न्यायाधीश के लिए नहीं किया गया। इसके लिए केवल रिमूवल शब्द का यूज किया गया, हटाना, कि कैसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सांसद, राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं तो 50। अध्यक्ष चाहे तो स्वीकार करे या तो अस्वीकार कर दे। स्वीकार कर लेता है, 3 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक लॉ एक्सपर्ट होगा। इनके द्वारा जांच की जाएगी, दोषी पाया जाता है तो उसे यहाँ पर क्या है, संसद के विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति के ऑर्डर से क्या कर देंगे जी, उसको यहाँ पर हटा देंगे। तो ये मैंने पूरा अभी तक बता दिया है। महाभियोग का सर्वोच्च न्यायालय का पहला मामला आता है बी रामास्वामी में, जो कि लोकसभा में विफल हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान 124 स्थापना गठन, 125 में वेतन, 26 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और साथ ही देखिए शर्तें क्या है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है, सीजीआई स्थायी रूप से अनुपस्थित है, सीजीआई अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या है, असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति कार्यवाहक यहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। आगे देखिए 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 28 में बैठक की बात हमने यहाँ पर की है, 129 में अभिलेख न्यायालय होगा, 130 में सर्वोच्च न्यायालय का बैठक, हालांकि दिल्ली में ही है लेकिन अगर चाहे तो इसे चेंज भी किया जा सकता है कि अगर कहीं और करनी हो, पहले की भी गई है। 131 मूल अधिकार क्षेत्र की बात करता है, और साथ ही देखिए 132 यहाँ पर जो है आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र। 133 में सिविल मामलों के संबंध में हाई कोर्ट के अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र। 134 में आपराधिक मामलों से संबंधित है, 134 ए प्रमाण पत्र जारी करता है, 135 ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, 136 फिर यहाँ पर 137 सर्वोच्च न्यायालय खुद के डिसीजन को ही चेंज कर सकता है,
138 में इसका विस्तार किया जा सकता है। 139 में कुछ रिट जारी करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान की जाती है सुप्रीम कोर्ट को। 139A में कुछ मामलों का हस्तांतरण। 140 में सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ। 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित कानून है सभी न्यायालयों पर क्या है, बाध्यकारी होंगे। 42 में आदेश और डिग्री का प्रवर्तन और खोज के बारे में आदेश दिया जा सकता है। 43 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की जो राष्ट्रपति की क्या है जो शक्ति है उसके बारे में है। 144 में सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो है सहायता के लिए कार्य करना है। 45 में न्यायालय के नियम है, अधिकारी कर्मचारी, और 47 में क्या दी गई है, व्याख्या यहाँ पर दी गई है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जुड़े हुए कुछ क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी जो है आपसे पूछे पहले कौन से थे, हरिलाल जेकानिया, सबसे लंबे तक वाईवी चंद्रचूड़, कम तक कौन से थे, कमल नारायण, मुस्लिम समुदाय से हिदायतुल्ला, सुप्रीम कोर्ट की पहली फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की सबसे लंबी रूमा पाल, एक समय में 3 महिलाओं की अधिकतम हेमा कोहली, ये सारी रही थी, है ना। और ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर फटाफट से देखिएगा आरएस फाउंडेशन बैच 16 फरवरी 2 बजे आपकी ये बैच स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पर, जोधपुर सेंटर पर। साथ ही देखिए जयपुर सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये समग्र बैच है। ये आपकी कब शुरू हुआ है, 23 फरवरी 2 बजे शुरू हो चुका है। फ्री नोट्स आरए 2026 फ्री नोट्स हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इनके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। 2.0 टारगेट बैच ये आपके 10 दिसंबर से शुरू हुआ है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। खास बात यह है कि रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलेंगी समय समय पर, आपके करंट अफेयर्स के सेशन, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मतलब पूरा वर्तमान जो है पैटर्न पर आधारित जो भी कमीशन की अप्रोच है उस पर आधारित है। ये हमारा इंग्लिश मीडियम बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ है। निर्मल बैच 8.2 ये दोनों बैच आपके शुरू हो चुके हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेंगे। आरएस प्रीलिम्स मींस समग्र बैच जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में क्या है आपके अवेलेबल है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।